नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। वर्ल्ड बैंक लर्निंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन फार्मिंग को लेकर विदेशों में उपयोग की जाने वाली तकनीक पर चर्चा। कॉन्क्लेव में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत मौजूद हैं और वो क्या कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। अर्थवर्म में, प्राकृतिक में अर्थवर्म मेरे खेत में 1 एकड़ में 4 से 5 लाख केचुआ काम करता है और वो छेद करता है। ऑक्सीजन जमीन को मिलती है। अब जितनी बारिश हुई सारा पानी धरती के पेट में चला जाएगा, ना बाढ़ आएगी और धरती का वाटर लेवल अपने ऊपर आएगा। ये नेचुरल है। तो इसमें आच्छादन, लंबी ये व्यवस्था है। अब मैं अंतिम लंबी न करते, क्योंकि मुझे सूचना मिली है कि मुख्यमंत्री जी को अन्य कार्यक्रम में भी जाना होगा। ये एक विषय बड़ा लंबा, मैंने एक ही विधि की बताई है। अभी हम कुछ पुस्तकें भी लेके आए हैं, वो मेरी लिखी हुई है। प्राकृतिक खेती पे आप जरूर लें और उसको बढ़ाएं। अंत में मैं इतना ही निवेदन करूंगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी बहुत गंभीर हैं कि इस खेती को हम देश में बढ़ाएं। हमने मध्य प्रदेश में इसका बोर्ड बना दिया है, हिमाचल प्रदेश में बन चुका है, गुजरात में बन चुका है, हरियाणा में बन चुका है। मैं चाहता हूं कि ये प्रदेश, क्योंकि मेरे को इसलिए विश्वास है कि यहां योगी जी हैं और ये जिस काम को लेते हैं फिर वो काम रुक नहीं सकता, वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मेरी सेवाएं पूर्णकालिक निःशुल्क आपके लिए उपलब्ध हैं। आप पूरे प्रदेश को जोन में 5-4 में बांट लें। मिल करके इस मिशन को हम चलाएंगे। इससे लाभ क्या होने वाला है? इससे पानी बचेगा, ग्लोबल वार्मिंग बचेगी, पानी शुद्ध पीने लायक रह जाएगा। देसी गौ माता जो सड़कों पे घूमती ना गुजरात में, अब लोगों ने पकड़ पकड़ के बांध ली लोगों ने। हिमाचल में एक भी गाय पहाड़ी अब सड़क पे नहीं मिलती। पहले रोज एक्सीडेंट होते थे, क्योंकि इसके बिना एक खेती है ही नहीं। अब वो सड़कों। चलिए, तो गुजरात के राज्यपाल को आप सुन रहे थे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। मुंबई में बीजेपी की अहम बैठक चल रही है। देवेंद्र फडणवीस के घर पर यह बैठक चल रही है। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर बीजेपी की ये बैठक है। वहीं बागियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद बीजेपी की ओर से यह बैठक बुलाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर मुंबई में बीजेपी की अहम बैठक चल रही है। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के आवास पर यह बैठक चल रही है। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर बीजेपी की यह बैठक चल रही है और बागियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद बीजेपी ने यह बैठक बुलाई है। इसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। सबसे अहम चीज, पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के आवास पर यह बैठक चल रही है और जिस तरह से हमने देखा, बीजेपी के केंद्रीय मिनिस्टर ने यह बयान दिया कि अब बीजेपी महज 3 से 4 दिन विपक्ष में बैठ रही है। जो भी करना है सरकार को, जो भी फैसला लेना है जल्द ही कर ले। ये साफ बताता है कि बीजेपी ने आगे की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। आज इसी के तहत पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के आवास पर बैठक चल रही है। मुंबई में बीजेपी की बड़ी और अहम बैठक चल रही है, जिसमें आगे की रणनीति पर विचार किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष शुक्ला जुड़ रहे हैं। पीयूष, सबसे अहम है ये बैठक, खासकर उस वक्त जब हमने सुना कि केंद्रीय मिनिस्टर जब ये कहते हैं कि अब बीजेपी महज 3 से 4 दिन के लिए ही विपक्ष में बैठने वाली है, यानी अब आगे की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है बीजेपी ने। देखिए, बिल्कुल आज सुबह से ही बैठकों का दौर चल रहा था भारतीय जनता पार्टी में और तमाम वरिष्ठ नेता और विधायकों की एक बड़ी बैठक देवेंद्र फडणवीस के सागर बंगलो स्थित आवास पर चल रही थी मालाबार हिल में। और उस बैठक के खत्म होते होते ही सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी आ गया, जजमेंट भी आ गया इस पूरे मामले को लेकर। और उसके बाद एक बड़ी बैठक आनन फानन में बुलाई गई है। जितने भी भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के बड़े नेता थे वो देवेंद्र फडणवीस के बंगले के भीतर मौजूद हैं और वहाँ पर एक बड़ी बैठक की जा रही
आई है। उधर सत्ते में आई शिवसेना भी अब आज देर रात तक एक बड़ी बैठक कर सकती है अपने सभी सहयोगियों के साथ, क्योंकि जिस तरह से बैठकों का दौर चल रहा है चारुल, उससे साफ जाहिर है कि अब 1 से 2 दिन का ही वक्त रह गया है, क्योंकि जल्द ही शिंदे कैंप की तरफ से फिलहाल राज्यपाल को सरकार के अगेंस्ट 51 विधायकों का एक पत्र मिल चुका है, जिस पत्र में साफ जाहिर किया गया है कि वो इस सरकार से अपना समर्थन वापस लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अब सरकार अल्पमत में है। अगले 1 से 2 दिन का वक्त है जब फ्लोर टेस्ट की मांग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यपाल के पास जा सकती है, और कहीं बड़ी बात नहीं हो, ये मांग हो सकता है कल सुबह तक राज्यपाल के पास हो और उसके बाद फ्लोर टेस्ट की संभावनाएं बनती नजर आए। चारुल, देखिए, अब तक हम जब देख रहे थे बीजेपी की भूमिका, तो बीजेपी ये कहती नजर आ रही थी कि हम सिर्फ और सिर्फ वेट एंड वॉच की स्थिति में है, लेकिन एक तरफ बयानबाजी, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं पूर्व सीएम के आवास पर बैठक चल रही है। यानी अब तक जो साइलेंट मोड पर चल रही थी बीजेपी, अब खुलकर सामने आ गई है, खेलना भी शुरू कर दिया है। हालांकि एहसास उसी वक्त हो गया था जिस दौरान शिंदे ने कहा था कि एक महाशक्ति हमारे साथ है। देखिए चारुल, अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी ने अपने गियर बदलना शुरू किए हैं। जिस तरह से कोर्ट का आदेश आया है और शिंदे कैंप की तरफ से राज्यपाल से संपर्क साधा गया है, तो कहीं ना कहीं शिंदे कैंप राज्यपाल के सामने अपना शक्ति प्रदर्शन कराकर फ्लोर टेस्ट की ओर जाने की बात कर रहा है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो एक यहाँ पे सशक्त विपक्ष की भूमिका में है, वो भी फ्लोर टेस्ट की डिमांड करेगी। और इस डिमांड के बाद अब राज्यपाल का विवेकाधीन फैसला होगा कि फ्लोर टेस्ट पे जाते हैं या क्या करते हैं। लेकिन जिस तरह से बागी विधायकों ने जो पत्र भेजा है कि हम सरकार से समर्थन वापस लेते हैं, ऐसे में अल्पमत में आई सरकार को अपना विश्वास मत प्राप्त करने के लिए फ्लोर टेस्ट पे जाना ही होगा। और जब वो फ्लोर टेस्ट पे आएगी तो निश्चित तौर पर वहां पर स्थितियां उद्धव ठाकरे और उनकी सहयोगी पार्टियों के लिए गंभीर होंगी, क्योंकि उनके तमाम सहयोगी विधायक अब विपक्ष की भूमिका में नजर आएंगे और उनके खिलाफ वोटिंग करते दिखाई देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए पीयूष। तो बीजेपी अब खुलकर सामने आ गई है। अब सीधा लिए चलते हैं आपको गुजरात, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश सतत और समान विकास की ओर विषयक 2 दिवसीय लर्निंग कॉन्क्लेव के आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित गुजरात की माननीय राज्यपाल सम्मान्य श्री आचार्य देवव्रत जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, विश्व बैंक के साउथ एशिया रीजन के प्रैक्टिस मैनेजर श्री ओलिवर ब्रेथ, प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग श्री नवनीत सहगल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी कृषि वैज्ञानिक और विशेषज्ञगण, हमारे प्रगतिशील कृषक बंधु और उपस्थित भाइयों बहनों, मुझे प्रसन्नता है कि कृषि विभाग के द्वारा पिछले 1 महीने के अंदर कई इस प्रकार के कार्यक्रम प्रदेश के अंदर आयोजित हुए हैं, और उसमें आज का ये कार्यक्रम, जिसमें भी एक महत्वपूर्ण उद्बोधन गुजरात के माननीय राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी ने हम सबके सामने दिया है कि कम लागत में किसान की आमदनी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। उत्पादन अधिक होगा तो आमदनी स्वयं अधिक होगी, लागत कम उत्पादन ज्यादा, और उसकी एक
बहुत सहज और सरल विधि प्राकृतिक खेती के बारे में हम सबको यहां पर अवगत कराया। भारत जैसे देश में जहां पर ऋषि और कृषि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, जहां पर गौ और गोवंश न केवल आस्था का बल्कि अर्थव्यवस्था का भी आधार था, वहां पर प्राकृतिक खेती उस आस्था के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी कैसे संबल प्रदान कर सकता है, उस पर एक महत्वपूर्ण अभी व्याख्यान आपने आचार्य जी के श्रीमुख से यहां पर सुना है। हम लोगों ने 2 वर्ष पहले, यानी लगभग 2-2.5 वर्ष पहले कानपुर में एक सेमिनार आयोजित किया था इसी प्राकृतिक खेती पर, और लगभग 500 से अधिक हमारे प्रगतिशील किसान उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। उसका परिणाम है कि आज प्रदेश के अंदर हजारों हेक्टेयर भूमि में प्राकृतिक खेती होनी प्रारंभ हुई है, और जो प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि हमें विष मुक्त खेती देनी है, और उस दृष्टि से कम लागत में या जीरो लागत में प्राकृतिक खेती, किसान का फर्टिलाइजर, रसायन और पेस्टिसाइड की बचत करते हुए। योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, यहाँ पर खासकर कृषि को लेकर क्या क्या उपाय हो सकते हैं उसको लेकर चर्चा की जा रही थी। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली से, मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है, 14 दिनों के लिए बढ़ाई गई है ये न्यायिक हिरासत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें पेश किया गया था। सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में लगातार सत्येंद्र जैन की मुश्किलें हमने देखा किस कदर बढ़ी, और ऐसे में सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत को बढ़ाया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था उन्हें, और ऐसे में मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं सत्येंद्र जैन की। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लंबे वक्त तक ईडी के सवालों का सामना किया, आखिरकार न्यायिक हिरासत में भेजा गया, जिसके बाद फिलहाल 14 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया न्यायिक हिरासत को। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें पेश किया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग मामला और लगातार दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत को बढ़ाया गया है, 14 दिनों के लिए बढ़ाई गई है न्यायिक हिरासत। हमारे साथ हमारे सहयोगी नमित त्यागी जुड़े हैं फोन लाइन पर। नमित, मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं सत्येंद्र जैन की, 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। सत्येंद्र जैन की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही है, और फिलहाल आज जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सत्येंद्र जैन को पेश किया गया था वहाँ पर 11 जुलाई तक उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। आपको मैं बता दूं कि सत्येंद्र जैन फिलहाल तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो उस दौरान उनकी तबीयत काफी नासाज नजर आ रही थी। फिलहाल अभी वो अस्पताल में है, लेकिन अभी भी उनकी जो मुश्किलें है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। 11 जुलाई तक कोर्ट ने जो है सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया। ऐसे में आम आदमी पार्टी को सोचना होगा कि वो कैसे सत्येंद्र जैन की जो लीगल टीम है, जो उनके वकील है, उनको विचार विमर्श करना होगा कि कैसे ईडी की जो छापेमारी चल रही थी उस मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो है छापेमारी चल रही थी, उससे कैसे सत्येंद्र जैन को बाहर निकाला जाए। लेकिन फिलहाल तो कोई राहत जो है वो मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। नमित, अगर हम सत्येंद्र जैन की बात कर ले तो क्या दलीलें सत्येंद्र जैन की ओर से रखी जा रही हैं, क्योंकि राहत तो फिलहाल मिलती नजर नहीं आ रही है, मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में क्या दलीलें पेश की गई सत्येंद्र जैन के वकील की ओर से? देखिए, सत्येंद्र जैन की वकीलों की तरफ से भी और आम आदमी पार्टी की तरफ से जो वकील पेश हुए थे राउज एवेन्यू कोर्ट में, उनकी तरफ से यही बात कही जा रही है कि पिछले 8 साल पुराना ये मामला है, और अभी तक ईडी की तरफ से जितनी भी न्यायिक हिरासत है
बहुत शुक्रिया नमित इस तमाम जानकारी के लिए। उधर अमेठी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की है। इस दौरान गांधी चौक और जिला कांग्रेस कार्यालय में बैठकर सत्याग्रह कर विरोध जताया। अग्निपथ के खिलाफ जो है यह सत्याग्रह था। जिस तरह से गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और सत्याग्रह के माध्यम से सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर उन्होंने जो है आज देश को आज़ाद कराया, उसी तरह से हम सभी अमेठी कांग्रेस परिवार आज इस कांग्रेस कार्यालय अमेठी में उसी सत्य और अहिंसा के मार्ग को अपनाते हुए शांतिपूर्वक हमने सत्याग्रह को जो है का पालन किया और युवाओं का आह्वान किया इस मोदी सरकार के खिलाफ, इस भाजपा की सरकार के खिलाफ जो इसकी कुरीतियां हैं, जो ये बेरोजगारी को बढ़ावा दे रही, युवाओं के साथ छलावा कर रही है। अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। वहीं कांग्रेस इस योजना के विरोध में पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में मुजफ्फरनगर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह आंदोलन किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अग्निपथ को युवा विरोधी योजना बताया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुबोध शर्मा और नगर अध्यक्ष अब्दुल्ला आरिफ की अगुवाई में जिला कलेक्ट्रेट में इस सत्याग्रह को किया गया। इस दौरान कांग्रेस ने अग्निपथ योजना पर ठेके पर सेना को चलाने वाली योजना बताया। इसमें ना देश आज कांग्रेस पार्टी जनपद मुजफ्फरनगर नगर और सभी फ्रंटल संगठन मिलकर जो अग्निपथ योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की है उसके खिलाफ धरना दिया जा रहा है। कहीं से भी ये जो अग्निपथ योजना है तो युवाओं के हित में, ना आर्मी के हित में, ना देश के हित में है। आज कांग्रेस पार्टी जनपद मुजफ्फरनगर अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस ने यूपी के हाथरस में भी प्रदर्शन किया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील सदर में धरना दिया। साथ ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। साथ ही अग्निपथ योजना वापस लेने की मांग की। बताया जा रहा है कि कांग्रेस जिलाध्यक्ष चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नेतृत्व में हाथरस सदर में धरना प्रदर्शन किया गया है। आज पूरे उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं पर हमारा कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर अग्निपथ योजना के विरोध में सत्याग्रह का आयोजन चल रहा है। अग्निपथ के विरोध में जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो हमारे देश की सेना की साख है, जो हमारे देश की सेना का गौरव है, उसको नष्ट करने का काम ये देश की सरकार कर रही है। और ये मजाक देश के युवाओं के साथ किया जा रहा है, सेना का मनोबल गिराया जा रहा है। और उसी के विरोध में अभी पूर्व में जंतर मंतर दिल्ली पर हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में सत्याग्रह किया गया, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम संबोधित। अग्निपथ योजना के खिलाफ पूरे देश में विरोध लगातार चल रहा है और इसी बीच बिहार में भी योजना का विरोध किया गया और योजना के विरोध में विधान परिषद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने योजना को वापस लेने की मांग की। राबड़ी देवी ने कहा कि विपक्ष लगातार उन छात्रों के साथ खड़ा हुआ है जो केंद्र की नीतियों की वजह से प्रताड़ित हो रहे हैं। बुर्बक है क्या देश के और बिहार के जनता बुर्बक है। आंख बंद किया है, कान बंद किया है क्या? देख नहीं रहा क्या हो रहा है देश भर में? देश भर में आग लगा रहा है सरकार, भारत सरकार लड़कन के मार रहा है, खदेड़ रहा है, मुकदमा कर रहा है, उसका हक नहीं दे रहे हैं। कहीं जॉब नहीं है, कहीं नौकरी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, रोजगार नहीं है, कुछ हो। महंगाई इतना है, आसमान छू रहा है महंगाई कि कहाँ है? आँख कान नहीं है लोग के, तो ये सब दुनिया जानता है। पर हम जानते हैं कि बीजेपी सरकार है, बीजेपी का यहाँ भी मिला जुला सरकार है, यहाँ भी बिहार में भी वहाँ भी, तो जानते हैं कि वो आपस नहीं होगा। जो 4 साल के है पर वो आपस नहीं होगा। बाकी जो लड़का का मुकदमा हुआ है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर हिंसा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर मामले में बड़ी खबर आपको बता दें, प्रिंटिंग प्रेस के मालिक को कोर्ट ने बेल दे दी है। मामले में आरोपी को जमानत दे दी गई है। प्रिंटिंग प्रेस के मालिक को कोर्ट ने बेल दी है। 3 जून के बंद को लेकर
पोस्टर छापने का आरोप लगाया गया था। कानपुर हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक आरोपी को जमानत दे दी गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल भदौरिया जुड़ रहे हैं। राहुल, बड़ी खबर, एक आरोपी को कोर्ट की ओर से बेल दे दी गई है। जी बिल्कुल चारुल, आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से कानपुर में बीती 3 तारीख को हिंसा हुई थी, जिसके बाद जो है प्रशासन ने कमान संभाली थी और जिस तरीके से लगातार अपराधियों की धरपकड़ थी वो जारी थी और अपराधी लगातार जो है जेल भेजे जा रहे थे। उसी में एक जो प्रिंटिंग प्रेस का मालिक था, जिसमें जो पोस्टर, जो पूरे मामले में जो पोस्टर छापा गया था, जिस पोस्टर की वजह से पूरी घटनाक्रम को अंजाम देने की कोशिश करी गई थी, उस प्रिंटिंग प्रेस के मालिक को भी जेल भेजने का काम पुलिस ने किया था। लेकिन आज उसको सेशन कोर्ट से जमानत दे दी गई है और ये इस पूरे मामले में जितने भी आरोपी थे उनमें से पहली जमानत है जो आज कानपुर पुलिस जो आज इन अपराधियों के प्रति जो है कानपुर कोर्ट ने दी है। चारुल, चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए राहुल। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई, जहां पर एक आरोपी को जमानत दे दी गई है।